प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम वह सामग्री पढ़ने जा रहे हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और अनिवार्य हिंदी के रूप में जो विषय वस्तु है उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। आज की जो विषय वस्तु हमने चयनित की है वह है शब्द ज्ञान। शब्द क्या होता है? आपको पूर्व की कक्षाओं में हमने बताया था कि वर्णों का समूह होता है। वर्ण अथवा ध्वनि दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और वर्णों से जब वह सार्थकता प्राप्त करते हैं तो शब्द बन जाता है। तो इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वह यह है कि शब्द भाषा की संपत्ति होती है। किसी भाषा की समृद्धि का परिचय उसके शब्द भंडार से ही मिलता है। तो जिस भाषा का शब्द भंडार जितना अधिक विशाल और व्यापक होता है वह भाषा उतनी ही संपन्न मानी जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भाषा की रचना सामर्थ्य का परिचय भी उसकी शब्दावली से मिलता है। हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वहाँ पर जो व्यापक शब्द भंडार के कारण ही संसार की समस्त भाषाओं में इसकी गिनती होती है। शब्द की परिभाषा क्या होती है इसको ज़रा समझ लें। एक या अनेक शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। तो अब इस परिभाषा को आप यदि देखें तो तीन विशेषताएं प्रकट होती है। एक तो यह कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है, यानी जैसे क म ल ये तीन वर्ण हो गए और एक शब्द बन गया। फिर दूसरी इसकी विशेषता है सार्थक शब्द कहा है, मतलब वह अर्थवान होना चाहिए। कमल यदि हम शब्द लेते हैं तो वहाँ पर उस कमल की सार्थकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तीन वर्ण कोई से भी ले लिए, दो वर्ण कोई से भी ले लिए, पांच वर्ण कोई से भी ले लिए और उसका अर्थ प्रकट नहीं हो रहा हो। फिर है शब्द स्वतंत्र इकाई होता है, यानी इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसका अलग अलग स्थलों पर प्रयोग हो सकता है। अब यदि हम हिंदी के शब्दों की चर्चा करें तो इसके कई सारे भेद हैं और उसका वर्गीकरण भी अलग अलग आधारों पर किया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर जिसे हम विकास कहते हैं, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रूप परिवर्तन के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आज हम एक एक आधार का वर्गीकरण के आधार पर हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं हम विकास के आधार पर, यानी हिंदी की जो शब्द हैं उनकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई, उनका विकास किस आधार पर हुआ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वैसे तो अधिकांश शब्दावली संस्कृत से आई है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। हिंदी के अपने शब्द भी विकसित हुए हैं, यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से गुजरती हुई कई आंचलिक बोलियों के शब्द हमारी हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, तो वह उनका तद्भव रूप कहलाता है। तीसरा जो रूप है वो देशी शब्दों का है, यानी देश की अनेक बोलियों से हिंदी का निर्माण होता है और वैसे रूप से मानते हैं हम लोग कि 17 बोलियों से हिंदी का निर्माण हुआ है। तो वो आंचलिक बोलियों के शब्द भी हिंदी में सामान्य रूप से व्यवहार में आ रहे हैं, तो उनको हम देशी शब्द कहते हैं। भारत पर अनेक विदेशी शासक रहे हैं और भारत में लोग अनेक विदेशी भाषाओं के संपर्क में भी आए हैं, तो यह हिंदी की समाहार शक्ति है कि उन विदेशी शब्दावली को भी उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया और आज ऐसा लगता है कि वह हिंदी के ही शब्द हैं, तो उनको भी हम विदेशी शब्द का कहते हैं। पांचवा प्रकार हम संकर शब्दों का, यानी दो भाषाओं के शब्दों को एक बना करके हमने यदि प्रस्तुत किया है तो वह संकर शब्द कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम क्या होता है? तत्सम, तत् कौन? संस्कृत, यानी उसके समान, यानी जो शब्द संस्कृत में है और वैसे के वैसे ही बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं और उनका प्रयोग हो रहा है, तो वह संस्कृत के जो शब्द हिंदी में हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसको परिभाषीकरण करें तो ये नहीं, वे समस्त शब्द जो बिना विकृति के संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं अथवा जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कर्ण, सूर्य, परमात्मा, अध्यापक, भूमि, व्याकरण, दर्शन, ज्ञान, कोटि,
महात्मा, कर्म, ईश्वर, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में ऐसे कैसे ही हैं, इनको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव के लिए जो कहा है तत्भव, यानी संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित है, लेकिन इसका रूपांतरण हो गया है। इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के माध्यम से अपना पूरा मार्ग तय करके आए हैं। जैसे संस्कृत में जीव जीवा शब्द था, जो हिंदी में आते आते जीव बन गया। दंत शब्द संस्कृत में था, वो दांत हो गया। कर्ण कान हो गया। भ्राता से भाई हो गया। रात्रि से रात हो गया। और घृत से घी, ऐसे अनेक शब्द हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव और तत्सम रूप हम कई बार पढ़ते हैं, तो उसका सीधा सार यही है कि जो संस्कृत के जो शब्द थे लेकिन विकसित होकर के परिवर्तित रूप में अब हमारे सामने है, वो तद्भव है और उसका हिंदीकरण हो गया है। तो हिंदी के यदि कहा जाए कि मूल शब्द कौन से हैं, तो वो भी तद्भव कहलाएंगे। फिर आता है देश शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण भाषा भाषियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार कर लिया है तथा जिनकी व्युत्पत्ति भी संदिग्ध है, देश शब्द कहलाते हैं। अब यदि हम उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनका मूल शब्द क्या है, उनकी धातु क्या है, तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो अंचल विशेष के लोगों ने अपने संस्कारों के कारण या अपनी आवश्यकता के अनुरूप उन शब्दों का निर्माण कर लिया। जैसे गड़ा, भोंपू, तेंदुआ, ऐसे शब्द हैं जिनका शब्द निकालना बड़े मुश्किल होता है, उनका मूल उत्पत्ति निकालना मुश्किल होता है, और ये बड़े आसानी से हिंदी में समाहित है। और देशी शब्द का प्रयोग संस्कृत काल से चला आ रहा है। ये शब्द संस्कृत व्याकरण नियमों के आधार पर सिद्ध नहीं किए जा सकते। ये क्या है कि तत्कालीन लोगों की भाषा के हैं और इनका अंतर मिश्रण संस्कृत काल से आरंभ हो गया। जैसे रोटी, अब इस शब्द को आप कैसे भी निकालें, कैसे निर्मित हुआ पता नहीं है। खिड़की, गाड़ी, बाप, पगड़ी, बेटी, खुरपा, लोटा, तरकारी, ऐसे कई शब्द हैं। फिर आते हैं विदेशज, यानी हिंदी अपने जन्म से लेकर आज तक अनेक भाषाओं के संपर्क में आई और उन भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा ने आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लिया और यही विदेशज कहलाते हैं। जैसे अखबार, अब अखबार आपका अरबी का शब्द है। आदत, किताब, जुलूस, तबादला, हिसाब, ये सभी शब्द आपके हिंदी में हैं। किताब आपके कॉमन शब्द, जुलूस सामान्यतया सभी बोलते हैं, तबादला शब्द बोलते हैं, आदत बोलते हैं, अखबार बोलते हैं, ये सभी अरबी शब्द हैं। जैसे इसी तरह से अपील, अफसर, टेबल, अपील, अफसर, टेबल, स्कूल, रेल, प्रेस, पाउडर, नंबर, ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं। इसी तरीके से आका, बेगम, उर्दू, काबू, चमचा, तलाश, चाकू, ये सभी शब्द आपके तुर्की के हैं। पुर्तगाली के कई शब्द हैं, जैसे अचार, अनानास, आलपिन, बाल्टी, गमला, कमरा, ये सभी हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसी तरीके से रेस्तरां, फिरंगी, फ्रेंचाइज, ये फ्रांसीसी शब्द भी हमारे यहाँ हैं। फारसी शब्दों की तो बहुत सारी हमारे यहाँ पर, क्योंकि मुग़ल काल में जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, तो ऐसी स्थिति में कई शब्द हमारे यहाँ, जैसे अफसोस, आराम, आमदनी, किशमिश, गुलाब, तमाशा, शादी। इसी तरह से चीनी भाषा का चाय, ये शब्द हमारे हिंदी में समाहित हो गए हैं। दो भिन्न भाषाओं से जो मिलकर शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो वह संकर शब्द हो गया। इसी तरीके से पुर्तगाली और फारसी का शब्द है जेब खर्च। जेब शब्द पुर्तगाली का है और खर्च शब्द फारसी का है। अजायब घर, घर शब्द हिंदी का है तो अजायब शब्द अरबी का है। इस तरह से जिलाधीश, जिला शब्द अरबी का है और धीश शब्द अधीश से बना है तो वो संस्कृत से है। तिमाही हिंदी और फारसी से है। तो यह एक तरह से विकास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो प्रमुख वर्गीकरण है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द है, और इन्हीं के आधार पर हम पढ़ते हैं। शेष कालांश में जब हम आगे पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर यानी बनावट के, रचना के आधार पर, वो उसका एक अलग वर्गीकरण होगा। लेकिन आज जो आपने पढ़ा है उसमें आप वापस देख लीजिए कि विन शब्दों का विकास संस्कृत से हुआ है, वो तो हो गए आपके तत्सम शब्द।
यानी तत्सम शब्द यूं के यूं आए हैं, जैसा संस्कृत में प्रयुक्त है वैसा के वैसे ही हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो रहे हैं। तद्भव शब्द पाली प्राकृत अपभ्रंश से गुजरते हुए एक नया रूप उन्होंने ग्रहण कर लिया है, लेकिन मूल उत्पत्ति उनकी संस्कृत से हुई है, तो इनको तद्भव कहा है। देश शब्द में जो लंबे समय से हमारे अंचल विशेष में लोगों की भाषाओं के शब्द हैं जो अनायास ही बन गए हैं और उनकी आवश्यकता के अनुरूप बने हैं और हमारी हिंदी में प्रचलन में हैं, तो वो देशज हैं। और इसी तरह से जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं वो शब्द विदेशज कहलाते हैं। और यदि दो भाषाओं के मिश्रण से हैं तो संकर शब्द कहलाएंगे। तो आज हमने विकास के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का परिचय पढ़ा। शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।